Hello dear students, how are you? Today we are going to study chapter number 12 for class 12th, aldehyde ketones and carboxylic acids. जैसा कि हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया है, उनके आईपीसी नोमेनक्लेचर आपको सबको समझा दिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स के। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों आप देखोगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं एल्डिहाइड्स की, जैसे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, कलर्स एंड सॉल्युबिलिटीज, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप सबसे पहले देखोगे द फिजिकल स्टेट, तो मेथेनॉल यानी कि जो लोअर कार्बन चेन होती हैं, लोअर स्पीसीज होती हैं, उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो कैसी होती है, गैसियस और लिक्विड। तो मिथेनॉल गैसियस है एंड इथेनॉल क्या है, लिक्विड है। ओके और बाकी के जो अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं दीज आर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। और जैसे जैसे हायर लेवल पे इंक्रीज होते जाएंगे यानी कि द साइज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ही इनका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होता जाएगा, सॉलिड स्टेट होता जाएगा। ओके इसके बाद में आता है बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखोगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी वजह एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हायर होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसा कि हम सबको मालूम है, वी नो दैट द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ओके, एंड हियर द ऑक्सीजन is more electronegative than carbon, so the electrons moves towards the oxygen and it becomes negatively charged and it becomes positive charge. okay तो क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसमें क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, एंड ड्यू टू द पोलैरिटी हियर द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंक्रीजेस। और इस तरीके से क्या होगा, माइनस एंड प्लस इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ओके तो आप देखोगे कि इस तरीके से क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द C डबल बॉन्ड O ग्रुप्स ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है देन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। ओके इसके बाद में आप देखोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज लेस देन एल्कोहल्स। एल्कोहल से क्या होता है, कम होता है। समझ में आया? हाइड्रोकार्बन से तो क्या होता है, ज्यादा होता है, और एल्कोहल से कम होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जबकि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। सो दैट एल्कोहल्स have more boiling point than aldehyde और ketones। ओके इसके बाद में आता है solubility। solubility आप सभी जानते हो क्या होता है, the solubility of the aldehyde and ketones in the water। तो वाटर के अंदर जो solubility होती है वो क्या होती है, लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर मिसिबल विद वाटर, यानी कि वाटर के साथ में इजीली मिसिबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, ओके, HOH वाटर मॉलिक्यूल है और इट इज पोलर, जबकि R C डबल बॉन्ड O दिस इज अ कीटो ग्रुप एंड दिस इज ऑल्सो कीटो ग्रुप। तो इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाती है, पोलरिटी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं वो क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। बट जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ओके तो ये तो है हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बट एल्काइल चेन इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? तो क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज होने से स्टेरिक हिंडेरेंस इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है, स्टेरिक हिंडेरेंस। स्टेरिक हिंडेरेंस क्या होता है कि जैसे साइज इंक्रीज होता है तो वो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, जिस वजह से स्टेरिक हिंडेरेंस होता है, और स्टेरिक हिंडेरेंस की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद में आता है ऑर्डर। ऑर्डर आप सभी जानते हो, द स्मेल। लोअर एल्डिहाइड have sharp pungent odor
यानी कि उसकी कुछ शार्प स्मेल होती है। बिकम्स लेस पंजेंट विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर साइज, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है उसकी जो पंजेंटनेस है वो डिक्रीज होती जाती है। तो दोज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद में आ जाती हैं केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट समझना होगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की वो किस तरीके से होती हैं। वी नो दैट RCH डबल बॉन्ड O इट इज एन एल्डिहाइड एंड RCR डबल बॉन्ड O इट इज अ कीटोन। और C डबल बॉन्ड O ग्रुप दोनों में ही प्रेजेंट है, और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर मूव करेंगे, ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। सेम हियर, इधर भी ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब जैसे ही कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल पर कौन अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर। सो इट शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो आप देखोगे कि जो कीटो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप A एंड B मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड। इसमें सबसे पहले होता है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टूवर्ड्स टू ऑक्सीजन, इट बिकम्स नेगेटिव एंड इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ओके, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। गॉट इट, दिस इज द स्टेप 1। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर और यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा कार्बन से, और ये जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसके बाद में जो H+ है यानी कि जो भी न्यूक्लियोफाइल से अलग हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, और ये क्या बना लेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ में OH बना लेगा, और ये जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि कौन सी तरीके की रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी किसके अंदर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड इट बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, इसके बाद में बच्चों आप देखोगे द रिलेटिव रिएक्टिविटीज, मतलब कि जो एल्डिहाइड्स हैं कीटोन्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उन्हें अफेक्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप देखोगे कि +I इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो जब +I इफेक्ट किसी भी कार्बन से अटैच्ड होता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप का जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो +I इफेक्ट लोअर्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों होता है आप देखोगे बच्चों, जैसे कि दिस इज HCH डबल बॉन्ड O, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद में RCH डबल बॉन्ड O, इट इज ऑल्सो एल्डिहाइड, एंड RCR डबल बॉन्ड O, इट इज अ कीटोन। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड है तो यहाँ पर कोई भी +I इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक R ग्रुप प्रेजेंट है जो क्या करेगा, यहाँ पर +I इफेक्ट शो करेगा, और +I इफेक्ट का मतलब क्या है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर 2 R ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, यानी कि 2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट फॉर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। तो आप बच्चों देखोगे कि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ मूव करता है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, it is necessary that it behaves as electrophile.
और जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा उतना ही जल्दी उस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी होगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगी, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। लेकिन अगर इस कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो कि उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी डेफिशिएंसी को डिक्रीज कर देगा। और इसके बाद में जैसे ही ये 2R ग्रुप्स जुड़े हैं तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से ये जो कार्बन है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेस हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो नहीं रहती है। इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो R ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देंगे। ओके, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हो रही थी उसको वो इलेक्ट्रॉन दे दे करके क्या कर देंगे, उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कम कर देंगे। ओके, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल कम बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्लस आई इफेक्ट लोअर्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को कम कर देगा। क्यों कर देगा ये आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, जिससे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है वो पूर्ति हो जाती है। उसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत नहीं है, और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत अगर उसको नहीं होगी तो वो उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों होगा। समझ में आया? तो इसी वजह से इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो कम हो जाएगा। ओके, तो इसलिए जो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर होगा जहाँ पर एक भी प्लस आई ग्रुप वाला ग्रुप ऐड नहीं है, यानी कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद में एल्डिहाइड एंड देन कीटोन्स। ओके, यानी कि कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स। इज दैट क्लियर? इसके बाद में आता है सेकेंड, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है कि हिंडरेंस ऑफ द स्टेरिक इफेक्ट, यानी कि जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती जाती है, ये मॉलिक्यूल है वो बल्कि अगर होता जाता है, तो बल्कीनेस की वजह से भी वो क्या करता है, स्टेरिक हिंडरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से उस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाता। तो ड्यू टू द बल्की ग्रुप स्टेरिक हिंडरेंस क्रिएट, सो द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज डिक्रीजेस। ओके, मतलब कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा एल्काइल ग्रुप्स का, स्टेरिक हिंडरेंस इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक डिक्रीज होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। गॉट इट? तो HCHO इज मोर रिएक्टिव देन CH3CH डबल बॉन्ड O एंड देन कीटोन्स CH3CH डबल बॉन्ड O, और साइज इंक्रीज होने पर उसकी जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक की टेंडेंसी है वो और कम हो जाएगी। समझ में आया सभी को बच्चों? इसके बाद में आता है नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो दीज आर द एलिफेटिक कंपाउंड्स। नाउ द एरोमेटिक कंपाउंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लगी हुई है, बेंजीन रिंग लगी हुई है, C6H5CHO, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C6H5CHO। ओके, C6H5CHO यानी ये बेंजीन रिंग एंड CH डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है बच्चों कि जैसे इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। जैसे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन मूव्स करेंगे कहाँ, ऑक्सीजन की तरफ, और ये जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड मूव करेगा इस साइड में, तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉन्स की, पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, तो इसकी कौन पूर्ति कर देगा, यहाँ से ये बॉन्ड मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस कार्बन पर तो कोई पॉजिटिव चार्ज रहा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव किए ऑक्सीजन की तरफ इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को किसने रिमूव कर दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड ने इधर अटैक किया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया। इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, इधर से इधर मूव करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे,
और फिर वापस से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करेंगे एंड देन इधर वापस से हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो ये क्या होती है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ड्यू टू दिस रेजोनेंस जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि इधर से इसको इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट मिल जाते हैं। तो कंप्लीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट बिहेव्स लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो आप देखोगे कि अगर हम कंपैरिजन करें इन ग्रुप्स से तो मोर रिएक्टिव इज दिस देन दिस। और इसके बाद में अगर हम C6H5CHO ग्रुप को जोड़ें तो आप देखोगे कि C6H5CHO देन C6H5C OCH3 ग्रुप। यहाँ पर ये क्या है, प्लस I इफेक्ट शो कर रहा है और ये प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है। बेंजीन रिंग का तो क्या है, प्लस R इफेक्ट यानी रेजोनेटिंग इफेक्ट, एंड CH3 का क्या है, प्लस I इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट। एंड देन if two groups of benzene attached C6H5 C double bond O C6H5, this is a less reactive because plus R effect and this also show the plus R effect। समझ में आया। तो अगर बेंजीन रिंग्स की कंपाउंड्स में देखें हम तो C6H5CHO मोर रिएक्टिव देन C6H5CH double bond OCH3 and the less reactive is C6H5C double bond O C6H5, यानी कि two groups of benzene ring attached then it is less reactive। ओके, आप सभी जानते हो ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू द प्लस R इफेक्ट ऑफ बोथ बेंजाइलिक ग्रुप्स। ओके, यहाँ पर एक ही प्लस R इफेक्ट शो करने वाला है, यहाँ पर 1R एंड 1I प्लस शो करने वाला है और यहाँ पर 2 प्लस R इफेक्ट शो करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड्स फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, देन एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। ओके, उसके बाद में आता है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, देन C6H5CH double bond OCH3 ग्रुप एंड देन 2 बेंजाइलिक ग्रुप्स। ओके, तो इस तरीके से इनका क्या हो जाता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपसे काफ़ी पूछे जा सकते हैं और इसका रीजन है ड्यू टू द रेजोनेंस। ओके, इसके बाद में आप देखोगे सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टाइप की होती हैं। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड यानी कि HCN के साथ में रिएक्शन। तो बच्चों आप देखोगे क्या होता है कि इट इज़ अ वेरी स्लो विथ प्योर HCN कि एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन HCN के साथ में अगर करवाते हैं तो वो क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है। सो वी यूज्ड हियर कैटलाइज्ड HCN catalyzed by a base and generate CN minus यानी कि HCN catalyzed by base, OH group comes from base and it forms CN minus, this is the more reactive than HCN। ओके, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कैसी तरह बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन से जो ये डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे तो कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर से ये क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो इट अटैक्स ऑन दिस कार्बन एंड फॉर्म O माइनस CN, दिस इज द इंटरमीडिएट। इसके बाद में H प्लस आयन आएगा और ये इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ओके, अटैक करेगा इस पर और क्या बना लेगा, OHCN। इट इज कॉल्ड द साइनोहाइड्रेन। क्या कहलाएगा ये, साइनोहाइड्रेन। ओके, तो जैसे कि अगर हम देखते हैं एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्ड O रिएक्ट विद HCN, pH है 9 to 10 यानी कि बेस के प्रेजेंस में। तो ये HCN बेस के प्रेजेंस में ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा एंड देन इट अटैक्स ऑन दिस कार्बन एंड दिस मूव्स हियर और फिर H जाएगा इस साइड में और क्या बन जाएगा, CH3CHOHCN, राइट। इट इज कॉल्ड द एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन। ओके, यू हैव गॉट इट। इसके बाद में आती है नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन, इट इज एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है,
NaHSO3। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कीटोन की रिएक्शन जब NaHSO3 के साथ में कराते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे Na प्लस एंड HSO3 माइनस के फॉर्म में होता है। C डबल बॉन्ड O से कौन जुड़ जाएगा? Na, O माइनस Na प्लस, और SO3H या OSO2H के फॉर्म में इस पर ऐड हो जाएगा। फिर प्रोटोनेशन कराया जाएगा। देन प्रोटोनेशन, अगर प्रोटोन ट्रांसफर होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? प्रोटोन ट्रांसफर होगा, यानी कि H मूव्स हियर, तो H आ जाएगा इधर और सोडियम चला जाएगा इधर। तो इट इज़ अ प्रोटोन ट्रांसफर, और ये क्या बना लेगा? बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। ओके, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। तो जैसे इसका वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये क्या होगा? डिजोल्व होगा और हमें क्या मिलेगा? प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो जैसे आपने देखा ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, माना कि ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड इम्प्योर है, तो ये इम्प्योर कंपाउंड है, उसमें क्या होगा कि ये पहले सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड आयन बनाएगा, और फिर इसके बाद में इसको जब डिजोल्व करेंगे तो ये डिजोल्व होकर के रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा? प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नियर रिएजेंट। इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। आपको याद रखना है बच्चों, ग्रिग्नियर रिएजेंट आपको हेलो एल्केन्स में भी आया था। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में भी आपने ग्रिग्नियर रिएजेंट पढ़ा है। इसके बाद में हम वापस यहाँ पर ग्रिग्नियर रिएजेंट पढ़ रहे हैं और आगे फिर आपको ग्रिग्नियर रिएजेंट मिलेगा, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर्टी ढंग से समझनी है। और आप जब इसको देखोगे तो आप देखोगे कि इसका एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरीके से ये सब जगह रिएक्ट करेगा, तो आपको हर जगह वो ही स्टेप लर्न करना है, ताकि वो आपके लिए क्या होगा? ईजी हो जाएगा। आप किसी भी कंपाउंड के साथ में ग्रिग्नियर रिएजेंट की रिएक्शन करवा पाओगे। जैसे आप देख रहे हो कि इट इज एल्डिहाइड, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, और दिस इज द ग्रिग्नियर रिएजेंट RMgX। RMgX में R जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और MgX क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर R माइनस गोज कार्बन एंड MgX गोज टू द ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया? कार्बन R एंड ये क्या हो गया? OMgX। OMgX इसके बाद में यहाँ पर क्या कराया? इसका हाइड्रेशन कराया, और जैसे ही हम हाइड्रेशन कराएंगे तो H जुड़ जाएगा और MgX OH रिमूव हो जाएगा, राइट। तो जैसे आप हाइड्रेशन कराओगे H2 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और MgOHX रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज द सेम पाथवे ऑफ द ग्रिग्नियर रिएजेंट फॉर ऑल कंपाउंड्स। तो अधिकतर हर किसी कंपाउंड्स के साथ में ग्रिग्नियर रिएजेंट सेम प्रोसेस से वर्क करता है, सेम पाथवे यूज करता है। तो आपको इसको समझना है कि R behaves as negatively charged, MgX behaves as positively charged, and R goes to the carbon atom positively charged, and MgX is attached with oxygen or more electronegative compound। तो जैसे कि हमने देखा कार्बन ऑक्सीजन के साथ MgX जुड़ गया, यहाँ पर R जुड़ गया, फिर इसका सेम पाथ से यूज किया गया, हाइड्रोलाइसिस कराया गया, तो MgX के साथ OH बाहर निकल गया और हमें क्या मिला? अल्कोहल मिला। ओके, इसके बाद में आती है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आप बच्चों देखोगे कि क्या होता है? RCH डबल बॉन्ड OR OH, ऑक्सीजन के ऊपर जो ये लॉन्ग पेयर्स प्रेजेंट है एक्चुअल में दिस बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन्ग पेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ओके, तो आप देखोगे कि जैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन गया इट बिकम्स नेगेटिव एंड इट बिकम्स पॉजिटिव। तो ये जो ऑक्सीजन है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ड्यू टू दीज लोन पेयर्स इट अटैक्स ऑन दिस कार्बन, इस पर अटैक करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl RCH OR डैश AR डैश इसके साथ और OH इधर, इट इज कॉल्ड हेमी एसीटेल। ओके, ये क्या बनाएगा? हेमी एसीटेल। और फिर जब हम आगे फिर फर्दर रिएक्ट करेंगे तो आप देखोगे
R-OH के साथ में जब हम रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या होगा RCHOR और ये जो R है वो वापस कहाँ चला जाएगा इधर, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ में H2O बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा R, इट इज कॉल्ड द एसीटेल। आया समझ में सभी को कि जब हम एडिशन करेंगे अल्कोहल्स का एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में तो हमें क्या मिलेगा, हेमी एसीटेल और एसीटेल। हेमी एसीटेल इज इंटरमीडिएट एंड देन वी फाइंड द एसीटेल, ओके। तो RCH+O react with alcohol and form hemiacetal and then acetal। यहाँ पर जो HCl है वो क्या करेगा, इट इज अ ड्राई HCl और ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जो वाटर यहाँ से निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे कि दिस कीटोन रिएक्ट विद एथिलीन ग्लाइकोल CH2CH2OH OH। अगर इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में कीटोन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस तो क्या होगा, यहाँ से वाटर फॉर्मेशन होगा, H2O बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा RCrOO, ये ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ेंगे और CH2CH2, इट फॉर्म्स साइक्लिक कीटेल। क्या बनाएगा ये, साइक्लिक कीटेल प्लस H2O। दिस H2 एब्जॉर्ब बाय दिस HCl गैस। इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल से CH2OH के साथ में हीट करेंगे HCl के साथ तो भी क्या होगा RCHO CH2CH2O H2O, दिस फॉर्म्स साइक्लिक एसीटेल। तो आपको समझ में आया ये क्या बना, साइक्लिक कीटेल और ये साइक्लिक एसीटेल, इट इज अ कीटेल, ओके। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं कीटेल और एसीटेल, एक्चुअल में दीज आर हाइड्रोलाइसिस। जब इनका आगे हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं विद एक्वस मिनरल एसिड्स देन दे गिव बैक द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ओके। तो क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो वो क्या बनाता है, हेमी एसीटेल और एसीटेल बनाता है। और जब फर्दर आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मिनरल एसिड्स देन दे गिव बैक करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो हमें वापस से एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल जाते हैं, ओके। तो बच्चों आप लोगों ने देखा दीज आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ये। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और समझना है और लर्न करना है, ओके। कीप स्टडिंग।